लॉयन इज बैक इन द जंगल। क्या आप जानते हो पल्सर 180 ये पहले एफ हुआ करती थी, इससे पहले ये नॉर्मल नेकेड हुआ करती थी, लेकिन बाद में बजाज ने इसे अपग्रेड करके फेयर्ड लगा करके जो 220F आती थी उसी की तरह 180F जो है मार्केट में लॉन्च की थी। और क्या आप ये भी जानते हो कि आज की तारीख में उसका जो वो फेयर्ड है यानी कि जो नॉर्मल 180 आया करती थी पहले वो वापस से बजाज ने लॉन्च कर दी है। और क्या आप ये भी जानते हो कि इसका रीजन क्या है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये सारी चीजें जान पाओगे, साथ ही इस गाड़ी की 100% प्रैक्टिकल एनालिसिस भी जान पाओगे। इसी के साथ आप ये भी जान पाओगे कि ये गाड़ी आपके लिए बनी भी है या फिर नहीं, इसको खरीदना कितना सेंसेबल आपके लिए साबित हो सकता है और साथ ही कितना फायदे का सौदा है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इसके लुक के बारे में तो लुक वैसे ही सब्जेक्टिव मैटर होता है और इसके बारे में बताना ही क्या, बजाज ने इसमें कुछ ही हद तक चेंजेस करे हैं, इसके अलावा कोई बड़ा मेजर अपडेट यहां पे नहीं देखने को मिलता है। हाँ, हालांकि इंजन BS6 में आ चुका है जो कि पहले भी आया करता था, लेकिन इसमें आपको कुछ हद तक स्टिकर्स जो है वो अलग अलग जगह पे लगे हुए दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई बड़ा बदलाव इस गाड़ी के लुक में नहीं हुआ है। मुद्दे की बात आती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, वो है इसका कंस्ट्रक्शन। ये जैसे मैंने कहा ये स्पोर्ट नेकेड बाइक है, इसमें जो आपको जो बजाज का स्टैंडर्ड मटेरियल था बहुत पहले यानी कि 150 में भी यूज किया जा रहा है, 125 में भी यूज किया जा रहा है, 220 में भी यूज किया जा रहा है और अब ये 180 में भी वही मटेरियल यूज किया जा रहा है। चेसिस वगैरह सारी चीज़ें अलग हो सकती है लेकिन जो क्वालिटी है मटेरियल की वो सेम इसी जो गाड़ी में यूज़ किया जा रहा है। 125 की या फिर 150 की बिल्ड क्वालिटी हम सबको पता है, बस वही आप यहाँ पे पकड़ के चलो आपको मिल रहा है। जो हेडलैम्प है, जो मिरर है, जो रियर लैम्प है, इंडिकेटर्स है, कई तरह की चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी और मजबूती के साथ आपको मिल रही है। इसके बारे में भी क्या बताया आपको, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी में आपको मिल रही है। इस गाड़ी का ओवरऑल कर्व वेट 156 kg का आपको मिल रहा है और ये मैक्स पावर जनरेट करती है 17 PS का, इसका जो इंजन है ये। अब अगर यहाँ पे देख लिया जाए इसका पावर टू वेट रेशो कैलकुलेशन कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा रेशो निकल करके आता है जो कि बेहतरीन है और इसका प्रभाव आपको हाईवे पर भी दिखता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो 17 यानी जो पावर है डिवाइडेड बाय 156 जो इसका कर्व वेट है, इसको अगर मल्टीपल करूं मैं 1000 से तो यहाँ पे पावर टू वेट रेशो निकल करके आता है जो कि 108.97 HP पर kg का निकल करके आता है, जो कि अपनी सेगमेंट में काफी बेहतरीन है। 108 HP पर kg का अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इनिशियल पिकअप इसका काफ़ी अच्छा रहने वाला है और साथ ही इसका प्रभाव आपको हाईवे पर हाई स्पीड में ज़रूर दिखने वाला है। वैसे भी पल्सर ये ब्रांड जाना जाता है अपनी स्पीड के लिए और अपने हाईवे परफॉर्मेंस के लिए। वही इस गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है वो आपको 1350 mm का देखने को मिल रहा है और वही इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 2035 mm की देखने को मिल रही है, यानी व्हील बेस आपको 1350 mm और लेंथ 2035 mm की देखने को मिल रही है। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, ये जितना कम होता है उतनी ही गाड़ी आपकी सिटी राइडिंग में घुमाने के लिए, कम जगह में घुमाने के लिए टर्निंग रेडियस उसका इजी साबित होता है। और वही लेंथ जो है आपकी गाड़ी की अगर अच्छी खासी है तो वो आपको हाईवे पर स्टेबिलिटी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो दोनों ही चीजें यहां पर पर्टिकुलर प्रैक्टिकली अगर देखी जाए तो अच्छे से मैच करी गई है। तो चाहे सिटी राइडिंग हो या फिर आपका हाईवे राइडिंग हो, यहां पर भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। चाहे कोई भी गाड़ी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट और सीट हाइट। तो इस गाड़ी में भी आपको 795 mm की सीट हाइट मिल रही है। इस अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए, अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उससे भी थोड़ी सी माइनर सी कम है तो भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, इस पर बैठ सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर 5.5 फीट से ऊपर है तो फिर बात ही अलग है। अब आइए बढ़ते हैं इसके पोजीशन पे, यानी सीटिंग पोजीशन किस तरह से आपको देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से आप आपकी स्क्रीन पर इसका इमेज देख ही पा रहे हो तो यहाँ पे स्प्लिट सीट आपको मिलती है। जो राइडर है आपका काफ़ी अच्छे से अपराइट होकर के बैठता है, थोड़ा सा स्पोर्टिश लुक यहाँ पे देने का ट्राई किया गया है और उसी हिसाब से आपको सीटिंग पोजीशन भी मिल रही है जो कि अच्छी बात है। और ये थोड़ा सा आपको झुका हुआ मिलता है। अब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है, उसके थोड़ी सी ऊपर है
तो आप इस गाड़ी को अच्छे से चला पाओगे, यानी कि आपके हाथ हैंडल तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा और ज़्यादा झुकना पड़ सकता है आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके पिलियन सीटिंग पोजीशन की, तो यहां पर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फुट रेस्ट भी काफ़ी अच्छी जगह पे माउंट करे गए हैं दोनों ही राइडर के लिए और पिलियन के लिए। वही अगर सिंगल साइड बैठने वाला कोई बंदा है, घर में एजेड पर्सन होते हैं, दादी है, मम्मी है, वो अगर कोई बैठ रहा है, लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है, तो उनके लिए थोड़ी सी ये सीट डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी झुकी हुई नजर आती है। तो सिंगल साइड बैठने में आपको 50-55 किलोमीटर तक आप आराम से चला पाओगे, सिंगल साइड बैठने वाले किसी भी आदमी को, पर्सन को। उसके बाद वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, और ब्रेकिंग जिस तरह से यहाँ पे पैनिक मिल रही है, तो आपके ऊपर जो है पिलियन सिंगल साइड वाला आ सकता है। वो वाले प्रॉब्लम्स अक्सर पल्सर में आती है, शायद यहाँ पर भी आ सकते हैं। लेकिन पकड़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब रेल्स काफी बेहतरीन दिया जा रहा है, जो कि कुछ हद तक सपोर्ट आपको करने वाला है। अगर आप इस गाड़ी को किसी खराब रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हो, या फिर ओबड़ खाबड़ रास्तों पर लेकर के जाना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अब देखो, वैसे ये कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से व्हील बेस आपको मिल रहा है उस हिसाब से 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वाकई बेहतर चीज है। तो अगर आप खराब रास्तों पर, पहाड़ों वाले रास्तों पर भी चलाते हो इस गाड़ी को, तब भी नीचे से कुछ भी हिट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अपनी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले ये व्हील बेस और साथ ही इसके साथ मैच कर रहा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, दोनों ही चीजें बेहतरीन मेंटेन इस गाड़ी में करी गई है। इस गाड़ी की ओवरऑल हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पे आपको फ्रंट में 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस और रियर में 120/80 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। जो रियर का टायर है काफ़ी हद तक ब्रॉड है, 120/80 सेक्शन का, जिस लिहाज से ये टायर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लगा करके मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि आप कॉर्नरिंग भी इस पर ईजिली कर सकते हो, और साथ ही हाई स्पीड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलने वाला है। कभी कभी पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन भी आ जाती है, तो रियर ब्रेक अगर लगाओगे तो गाड़ी स्किड होती है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है बाकी गाड़ियों में। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ कम देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रियर टायर। खैर, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, बढ़ते हैं इसके दिल पे, ये कैसे धड़कता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 178.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क DTSI इंजन मिल रहा है। ये BS6 के साथ आपको मिल रहा है। आपको FI भी इसमें आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, किक का कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये जो इंजन है ये मैक्स पावर, जैसे मैंने कहा, प्रोड्यूस करता है 17 PS की एट द रेट 8500 RPM पर, और वही जो मैक्स टॉर्क है वो 14.2 Nm का जनरेट करता है एट द रेट 6500 RPM पर। काफ़ी अच्छा और स्मूथ इंजन ये पहले मिला करता था, अभी भी उम्मीद यही है कि ऐसा ही मिले। इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, जो मैनुअली आपको ऑपरेट करने पड़ते हैं, और साथ ही इस गाड़ी में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है मिल जाता है। और माइलेज की क्या बात करें, माइलेज हर किस्म के लोगों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला हुआ है, और मिलता है वैसे भी, क्योंकि राइडिंग स्किल के ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। फिर भी आप 40 से 45 के बीच में कहीं ना कहीं पकड़ के चलो कि आपको इसका माइलेज मिल सकता है। इसी के साथ ये गाड़ी कुछ अपने आप में एडिशनल फीचर्स लेकर के आती है, जो इसे और भी 4 चांद लगा देते हैं। तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे DTSI टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, जो बजाज की अपनी स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर यहाँ पे मिल रहा है, जो अच्छी चीज़ है। अगर साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है तो इंजन चालू नहीं होगा, ये सेफ्टी फीचर है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे सेमी डिजिटल, यानी पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल जो है मिल रहा है। डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। डिजिटल स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज इंडिकेटर है। इसके बाद हेडलाइट जो है इसमें हैलोजन मिल रहा है आपको, पास लाइट का स्विच मिल रहा है, इंजन किल स्विच इसमें आपको मिल रहा है, ये पहले से ही मिल रहा था वैसे। इसके बाद टेल लाइट जो है वो LED मिल रहा है, और टर्न सिग्नल जो है इसके बल्ब में आपको मिल रहा है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल मिल रहे हैं। तो इससे होता यह है कि अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो उसके बाद सबसे पहला इंपैक्ट आपके जो इंडिकेटर है उस पर आता है, तो ये टूटने के चांसेस कम हैं। तो इस तरह के फीचर्स आपको ये गाड़ी दे रही है, और ये सारे के सारे फीचर्स, साथ ही ये पूरी की पूरी गाड़ी आपको 1,14,000 से लेके 1,16,000 के बीच में, ये एक शोरूम की प्राइस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। आपके स्टेट के हिसाब से आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी है आपके एरिया में पूछ सकते हो। अभी अगर एक शोरूम की मैं प्राइस बताऊं तो 1,14,000 1,16,000 नियर अबाउट इतनी आपको मिल सकती है। खैर, यहां तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन कैसा है बजाज का सर्विस नेटवर्क और इस गाड़ी के पार्ट अवेलेबिलिटी? क्योंकि अगर आप किसी रूरल एरिया में फंस जाते हो, खराब रास्तों पे आप फंस जाते हो, या फिर बहुत दूर दरार आपकी गाड़ी फंस जाती है, और वहां पर आपको सर्विस अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके स्पेयर पार्ट भी लोकल मैकेनिक के पास मिलना भी ज़रूरी है। तो देखो, ऐसा है कि पल्सर ये ऐसा ब्रांड है जो इंडियन लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है।
और ये जो गाड़ी है पल्सर, ये 125 कह लो या फिर 150 कह लो या फिर 180 कह लो, ये तीनों के तीनों मॉडल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत ग्राफिक्स के चेंज है। अब अगर ये मिलते जुलते हैं तो डेफिनेटली इनके पार्ट्स भी कुछ हद तक शेयर किए जा सकते हैं एन वक्त आने पर। तो आप ये समझ लो कि इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की कहीं पर भी आपको कमी महसूस नहीं होने वाली। अब रही सर्विस नेटवर्क की बात, तो देखो बजाज है, बजाज अपने सर्विस में काफ़ी अच्छा, जो स्टार्स होते हैं आप गूगल पे देखो काफ़ी अच्छे उसने कमा रखे हैं, जगह जगह इसके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस इनकी प्रोवाइड होती है, तो इस मामले में आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। इस पर्टिकुलर पल्सर 180 का वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लगभग 300 से लेकर 400-500 रुपए के बीच में आ सकता है, ये वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई मेजर खर्चा करते हो, यानी कोई जो स्पेयर पार्ट है वो चेंज करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट आपको अलग से ही आनी है। खैर बढ़ लेते हैं मुद्दे पे, क्या ये गाड़ी आपके लिए वर्थ है, क्या इसे खरीदना चाहिए? क्या 1,14,000 से लेकर 1,16,000 की अमाउंट ये एक शोरूम की प्राइस है, इतना पैसा दे करके इससे बेहतर भी कोई ऑप्शन है मार्केट में? तो देखो ऐसा है, अगर पल्सर ये बहुत पुराना ब्रांड है, इंडिया में सबसे पहले अगर कोई स्पोर्ट बाइक थी तो वो पल्सर की थी। उसके अलावा अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला कोई ब्रांड है तो वो पल्सर है। ये मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन गूगल के आंकड़े ज़रूर आपको बता देंगे। इसी के साथ लोगों की पसंद भी है पल्सर, और ये गाड़ी जानी जाती है खास अपने स्पीड के लिए, पिकअप के लिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट यही है जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। इसके अलावा इसका कॉम्पिटिटर है होंडा हॉर्नेट 180, जो हॉर्नेट 2.0 के नाम से मार्केट में आया हुआ है। इसके अलावा और भी है जिनके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया जा सकता है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह के 100% प्रैक्टिकल रिव्यूज अगर आपको पसंद आते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो आप मुझे वहां पर जाकर भी फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।